अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर। आज का गुड मॉर्निंग पब्लिक ज़रूर है, लेकिन मॉर्निंग गुड बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा तारुफ वही है, मैं हूँ सोहा अफजल और मेरे साथ मौजूद है अब्दुल रऊफ साहब। हमारा तारुफ बदल नहीं सकता। नहीं बदल सकता सर, सब हाँ, बदल तुम्हारा जाएगा, बदल हमारा सकता तारुफ है। नहीं बदल सकता। तुम्हारा बदल सकता है। अच्छा, हाँ, टू हाँ, बी। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ज़ाहिर है तुम्हारा तारुफ फिर कुछ मिसेस फलां के तौर पे हो जाएगा। सर मैं दुआ करती हूँ उससे पहले हालात अच्छे हो जाए, मेरी अल्लाह शादी से करे। पहले हालात अच्छे वो हो जाए। तुम्हें वो जो है वो उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले हमने बात करनी है हरमीत से, हरमीत का तारुफ कराना है, फिर हम चलेंगे आगे। हमने हरमीत, क्या आपसे हम करना क्या बात करें, आप बताएं। रात को ये गए चोरों की तरह, इन्होंने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिए, मैच कल हम हार गए, क्या खबरें दें हम सुबह सुबह उठ के, मैच बताएं। की बात हरमीत पहले करेंगे हम। हरमीत से पूछते हैं। रोज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और सत श्री वालेकुम अकाल। आपकी अस्सलाम। बात दुरुस्त है कि एक तरफ रातों रात हमें जो है कहा जाता है कि भाई कहीं ना कहीं जो है हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन मिल जब गया। सोचते हैं तो और पेट्रोल जो है उसकी प्राइस, नई प्राइस हमें थमा दी जाती है कि भैया ये लें आप, ये आपका तोहफा है सुबह सुबह का। तो इस किस्म की ये चीज़ें तो देख रहे हो। और मैच की बात आपने की तो मुझे बड़ी मायूसी हुई और इस वजह से मैंने देखा भी नहीं। मुझे पता था कि मामला बड़े ख़राब, क्योंकि आपका जो स्कोर है कहीं ना कहीं वो चेस करना इतना मुश्किल नहीं है और इंग्लैंड ने कमाल की वो पारी खेली और जीत गए। लेकिन इसी के साथ साथ बहुत अफसोसनाक खबर ये रऊफ साहब कि हम इस्लामाबाद में जो रहने वाले हैं, खासकर रेड जोन के आसपास जिसके घर हैं, जो आते हैं, जो जॉब करते हैं, उनके लिए मुश्किलात दोबारा बढ़ गई है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि खौफ इतना क्यों है कि खान साहब ने अभी लॉन्ग मार्च किया नहीं, निकाला नहीं और पूरा इस्लामाबाद को बंद कर दिया गया। अच्छा, ये खबर हम आपकी तरफ चलेंगे दोबारा। पहले जरा मैच की बातें कर लें। मैच कल का पाकिस्तान ने बहुत बुरे तरीके से हारा। अच्छा। हालांकि इतना 6 विकेटों शानदार से। स्टार्ट था जिसकी कवात ने 85 रन तक पाकिस्तान ने तकरीबन 9 इशारिया कुछ की एवरेज के ऊपर रन्स किए थे। रिजवान और बाबर बहुत अच्छे जा रहे थे और फिर बाबर जो हैं वो एक दफ़ा फिर आउट हो गए जल्दी। वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाए। स्कोर भी उन्होंने इतने ज़्यादा नहीं किए, रन रेट भी उनका इतना ज़्यादा नहीं था। रिजवान अलबत्ता डटर है और उन्होंने 60 प्लस की इनिंग खेली। अच्छा, उसके बाद ये है कि मिडिल ऑर्डर जैसे क्लैप्स होता है हमारा, वो दोबारा क्लैप्स कर गया। वो कोई भी प्लेयर हमारा, इफ्तिखार ने वही जो 25-30 रन करने होते हैं वही किए। उसके अलावा कोई बैट्समैन हमारा ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया। क्या हैदर अली जिससे बड़ी उम्मीदें थी वो भी 6 रन करके आउट हो गया। क्या शान मसूद, वो भी कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। खुशदिल, वो उसको बहुत टाइम चाहिए होता है सेट होने के लिए, वो भी कुछ नहीं कर पाया। तो 158 के ऊपर वो जो टीम लग रहा था कि 200 रन बना लेगी 20 ओवर्स में, वो 158 के ऊपर ही आउट हो गए। और फिर ज़ाहिर है वो एक इजी चेस था इंग्लैंड के लिए, वो कोई इतना मुश्किल टारगेट नहीं था। नसीम शाह को पहले बैटिंग में जल्दी भेजा गया, वो पहले गेंद के ऊपर ही आउट हो गए। बॉलिंग में पहले ओवर में नसीम शाह ने कल 14 रन दिए हैं, तो बॉलिंग भी उनकी ठीक नहीं थी। कल काफ़ी मार पड़ी है नसीम शाह को। तो इस हवाले से देखा जाए तो इंग्लैंड की हालांकि टॉप उनकी जो टीम है क्रिकेटर्स उसमें हैं। 2-3 प्लेयर कम है। कम है अभी 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 टीम पूरी नहीं है, अभी फॉर्म उस तरह से हम नहीं देख रहे पूरी। लेकिन फॉर्म सर तो पूरी है, लेकिन मैं मतलब है कि टीम में वो प्लेयर उनके एक्सपर्ट बैट्समैन खिलाड़ी नहीं है, वो कम है। कम जी, है, आप कुछ कहने लगी थी। सर मैं ये समझती हूँ कि चले मेरी बहुत ज़्यादा ग्रिप नहीं है क्रिकेट पे, आप लोग ज़्यादा अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं और हमने क्रिटिक भी करते हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों पे। लेकिन कल जिस कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे थे, अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, चले 17 साल बाद इंग्लिश टीम आई है, हमने बड़ा वार्म वेलकम किया। कल आपने कराची में जो क्राउड देखे सर, मैच शुरू होने से पहले लाइट्स उन्होंने ऑन कर ली, टॉर्च से उन्होंने वार्म वेलकम किया। हालांकि बाकी अगर कंट्रीज की बात करें वो मैच हारने लगे तो हाथ पांव पड़ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कराची में कल बड़ा एक वार्म वेलकम देखा हमने। खैर, आप कॉम्बिनेशन की जिस बात कर रहे थे वो अब ये है कि चलिए अगर कॉम्बिनेशन नहीं चला कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे। बेसिकली हम तो वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो ये अगर एक चीज़ नहीं चल सकी कोई बात नहीं, आप उसे चेंज कर लें। अगर वो भी नहीं कॉम्बिनेशन चल सका, हमारे पास कुछ 3-4 ऑप्शन और भी हैं। तो ये जो एक प्रैक्टिस फॉर्म है इसको लेके मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्ट हूँ कि चले 17 साल बाद टीम आई है, एक अच्छा खेल पेश करने की कोशिश की जा रही है, कम से कम पता चल रहा है कि कौन सी गलतियां नहीं करनी। हाँ, लेकिन वो आपकी बात ये सही है कि मतलब हमने कॉम्बिनेशन तब्दील भी करके देखा है। बॉलिंग में भी हम हसनैन की जगह कल धानी को मौका दिया गया, धानी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और 6 विकेट से इंग्लैंड ने आसानी से वो मैच जीत लिया। वो इससे पहले भी जीत सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी नहीं दिखाई। तो अब उसके बाद ये है कि पाकिस्तान के तमाम जितने भी
क्रिकेट मुगल्स हैं वो सर जोड़ के बैठे होंगे और वो सोच रहे होंगे कि अब क्या करें, अब कौन सा कॉम्बिनेशन कौन लॉन्च सा किया जाए। कॉम्बिनेशन लेके आए। रोसा पिछले 1.5 साल से इसी पर गुफ्तगू हो रही है, इसी पर ही तज्जिया हो रहा है कि भाई मिडिल ऑर्डर जो है वो आपका बिल्कुल फ्लॉप जा रहा है और वाकई में जा रहा है। आपके पास जो तजुर्बाकार खिलाड़ी थे उनको आपने साइड लाइन पे कर दिए, या तो आपको उनके चेहरे पसंद नहीं थे या कुछ बात ऐसी थी जो आपको पसंद नहीं थी। आप उसकी परफॉर्मेंस को देखते तो मेरे ख्याल में आज ये हालत ना होती। वो चीज़ें भी सामने आई। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक तो इंग्लैंड को, जिस तरह मैंने कल भी कहा था कि भाई इंग्लैंड के कुछ ऐसे खिलाड़ी तकरीबन में से तकरीबन उनका ताल्लुक जो है 20 स्क्वाड में से 10 ऐसे खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान के विकेट, पाकिस्तान के पिच और पाकिस्तान के बॉलर्स और बैट्समैन को अच्छी तरह जानते हैं। तो उनको ये फ़ायदा, उन्होंने काफ़ी सारा फ़ायदा जो है उन्होंने इंग्लैंड टीम को पहुँचा सकते हैं और वही हुआ। और कल जिस तरह हमने देखा, आपकी बात दुरुस्त है कि जिस तरह एक एक विकेट गिरती रही और कोई परफॉर्मेंस हमें नज़र नहीं आ रही थी। बहुत सारे हैदर अली से लेकर हमने बहुत सारे से ऐसी तौक़ात रखी थी कि कहीं ना कहीं कोई परफॉर्मेंस देंगे, कोई ना कोई ऐसी बैटिंग ले, क्योंकि इससे पहले एशिया कप में जिस तरह मायूसी हमें हुई, हमने जो देखा और जो खिलाड़ियों की कारकर्दगी थी वो बिल्कुल ना होने के बराबर थी। तो उससे शायद हम ये समझते थे कि होम ग्राउंड है और होम ग्राउंड पे उम्मन ये होता है कि जो अपनी टीम होती है वो अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छा एक ऐसी इनिंग्स खेलती है कि वो एक यादगार इनिंग्स के तौर पर साबित हो। पर बहरहाल बहुत अच्छी बात सोने की कि चलो मैच है, अच्छी तरीके से खेलना चाहिए और 17 साल बाद ये टीम आई है तो इनको मोस्ट वेलकम, चाहे वो अब कराची में है या लाहौर की तरफ आएंगे। अभी तो मेरे ख्याल से 3 मैच और होने हैं कराची में, उसके बाद लाहौर मूव करेंगे। तो इसी तरह इनको, इनका जो स्वागत है, इनको वेलकम है, इनका इसी तरह इनको हम उनको वार्म वेलकम इस तरह करें कि कर्टेसी में हारते ही जाए, हारते जाए, हारते जाए, ऐसे नहीं कर सकते। मेरे दिल में भी यही चीज आई। लेकिन चलिए अब आप भी लड़के दिखाए भाई, आप अगर शेर आपके घर आया है तो आपने भी तो अपना दिफा करना ही है ना। तो आप इस चीज को देखें कि आपने किस तरह से अच्छा खेल पेश करना है। आगे गम और तकलीफें इतनी ज्यादा जिंदगी में है कि ये एक ताज़ा हवा का झोंका जो हमने पिछले दिनों में मैच की सूरत में देखा और अब इंग्लिश टीम जब आई हुई है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अच्छा खेल पेश करेंगे तो हम भी थोड़े से ना बिग $100 स्माइल के साथ कहेंगे यार चलो थोड़ी सी परेशानी। आगे हमने जरा पेट्रोल की बात करनी है। पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में कम हो रही है और हमारे यहाँ बढ़ रही है। सर मैं कल कोई कंट्री देख रही थी, उनके रेट के मुताबिक, उनकी कीमत के मुताबिक, उनकी जो रुपया है 450 रुपए, उनकी कीमत के मुताबिक हम पेट्रोल दे रहे हैं। हाँ। अंदाजा करें। और पेट्रोल की कीमत बढ़ती है सर। एक दफा मुझे लगता है कि IMF से जो हमारा मुआहिदा था कि 30 रुपए या 40 रुपए जो बढ़ाने हैं वो एक दफा जंप करके बढ़ा दें ताकि उसमें से मैक्सिमम तो हमने कवर कर लिया सर। कितनी दफा तो प्राइसेस बढ़ चुकी हैं तो वो 30 में से कम हम कोई 20-25 रुपए तो बढ़ा चुके हैं। एक दफा ये गोली, ये जहर दे दे आम आवाम को। रात को हम सोते हैं, सुबह रिलीफ के नाम पे 1.5 रुपए बढ़ा देते हैं, रात को चोरों की तरह आते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब की सोच आती है, खुद भी नहीं आते, वो दीवार फैलाते हैं और भी रेट बढ़ा के चले जाते हैं। तो ये सिचुएशन बड़ी खराब हो रही है सर, ये बड़े लोग परेशान हैं, बड़े परेशान। किसी वैसे ये आए भी थे रात को, तो वो रात को वैसे ही बड़ी काफ़ी यादगार है इनकी। तो कहीं ना कहीं रात को एक प्राइस बढ़ा देना अब इनकी आदत बन चुकी है। आदत हाँ हरमीत, मैं पढ़ा था किसी ने लिखा हुआ था कि इस्लामाबाद के वक्त के मुताबिक हुकूमत को गालियां देने का वक्त हुआ चाहता है। बाकी इलाकों के देखने वाले और पढ़ने वाले अपने अपने मकामी वक्त के मुताबिक काम करें। तो इतना गुस्सा है अवाम के अंदर मतलब। तो ऐसे में जब ये बात होती है कि जी रऊफ साहब, मैं कल गया हूँ और मैंने कुछ इंटरव्यूज करने थे, यकीन माने रऊफ साहब और सुहा के कई लोग कैमरे के सामने रोए हैं। ये हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं आते सामने कैमरे के, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो रोए। और आटे की जो प्राइस है वो आप देखिए कि कोयटा में 130 रुपए फी किलो बिक रहा है, इधर 116 रुपए है। तो आप अंदाज़ा करें कि रोटी बनाना भी, अब वो मिलना भी बड़ा मुश्किल हो चुका है। तो जाहिर बात है गुस्सा तो होगा, आपको तकलीफ तो होगी। जिन्होंने दावे किए थे, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे कि वो नालायक हैं, हम लायक हैं, और ये जब लायक लोग आ गए तो उन्होंने नालायक की हदें पार कर दी। और अभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सर हम अपार्ट फ्रॉम जोक, हम मजाक भी हमारे साथ ही हो रहा है और ऐसा मजाक हो रहा है इसके बाद हंसी भी नहीं, अब रोना आ रहा है कि पता नहीं कि क्या मुसलसल होता चला जा रहा है। हर चीज़ की प्राइस इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है। और आपकी वही बात जो हम 12 हफ्ते शो में कर चुके हैं कि डॉलर की अगर आज की प्राइस देखी जाए सर मेरे ख्याल से 245 है। रिसेंटली हमने 245.40 ओपन मार्केट में आज की, चूंकि 9 बजे के बाद अब मार्केट अभी पता नहीं दिन का आगाज हुआ, अभी थोड़ी देर में कितना और हो जाएगा, आज के दिन में क्या होता है। लेकिन यह है कि मिफ्ता इस्माइल साहब गायब हो गए हैं। कभी कभी झलक उनकी नज़र आती है और वो ये कहते हैं कि कुछ दिनों में डॉलर की कीमत कम होगी और प्राइसेस नीचे जाएंगी। ये कब होगा ये वो नहीं बताते, इसका कोई गुर हमें नहीं बताते। वो क्या बताए सर, उनके पास है ही कुछ नहीं बताने के लिए माँ सिवाय प्राइस बढ़ाने के।
तो कम से कम अब एक दफा ये झटका आवाम को दे और अब जो IMF से आपका मुआहदा है उसकी आड़ में एक ही इतना दफा वो कुछ ना कहते हैं करें। मार दें पकड़ के, तुमने जो कसम। कहा ना जहर दे दें, खत्म करें, खत्म मतलब करें, लेकिन सर वो- ऐसा भी ना हो सो के उठे इसमें तो भी 30 रुपए बढ़ दें। इस पे भी किसी चैनल के ऊपर मैं देख रहा था, कुछ मजदूर वगैरह इकट्ठे हुए थे, तो वो कहते हैं कि हुकूमत गुर्बत नहीं खत्म करना चाह रही, हुकूमत गरीब खत्म करना चाह रही है। किस्सा ही तो- खत्म, कहानी खत्म। इन्होंने जो काम किया है अब ऐसे मौके के ऊपर वो ये है कि अमीर और गरीब का फ़र्क कहते थे ख़त्म करेंगे हम, कर दिया सर। तो वो कर दिया। कर दिया वो सर, कर जो दिया। मिडिल क्लास है वो भी गरीब हो गई है आज बेचारी। सफाई हस्ती से अभी मिटा तो दें। बहुत से इलाकों में बिजली के बिल आने हैं और बिल जो आएंगे तो फिर लोग चीखेंगे, रोएंगे, पीटेंगे कि ये क्या बिल हो की तो गया। बात ही करने की समझ नहीं आती कि जिसका 5,000 था उसका 10 है, जिसका 40 था उसको 80 आ गया है। आप डायरेक्टली डबल कर दिए हैं, 10%, 20%, 30%, आपके डबल इस वक्त आ रहे हैं कि सारे बिल। पता नहीं आवाम क्या करेगी। आम खुदारा थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए कुछ कोशिश करे। अगर IMF से आपके मुआहदे हो गए हैं, आप इंटरनेशनल सर इसे विजिट कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो मिल रहे हैं, तो अगर हालात बेहतर हो सकते हैं। कल मेरे ख्याल से जब रशिया से उनकी मुलाकात हुई है तो एक प्रेस रिलीज मैंने जब देखी, वो मैंने पढ़ी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, वर्बली थी खैर, लेकिन थी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिससे माशी सूरत हाल पाकिस्तान की बेहतर हो सकती है, लेकिन अभी वो भी सिर्फ वर्बली हद तक है कि किस तरह से ठीक है, मैं हम चलते हैं रन डाउन की तरफ अपने। बहुत रोना पीटना हमारा हो गया, क्या चले मतलब और चलते है अच्छी अच्छी खबरें हमने ढूंढ के रखी हुई हैं आपके लिए। जरा सुबह आपकी थोड़ी सी अब लाइटर कर देते हैं, बुरी खबरें हम आपको पहले दे देते हैं ताकि जरा निकल जाए हम इस चीज़ से। अच्छा जी, अब आपको हम सबसे टॉप स्टोरी में अगर हम पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपको हमने आज बताना है कि खातून जज धमकी केस जो है उसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद हमारा दायरा इख्तियार नहीं बनता। ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का खुसूसी ये जो इंस्ट्रक्शन है वो सामने आई है और इसके बाद अब देखना है कि सूरत हाल क्या होगी। PDM का वज़ीर आला से कबल स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद का फैसला। नया एक वो आपस में वफाक और सूबाई गवर्नमेंट जो है वो आमने सामने आए हुए हैं। अभी कल ही उन्होंने CPO जो है पुलिस चीफ लाहौर के, उसका वफाकी हुकूमत ने तबादला कर दिया। सूबाई हुकूमत उनको जाने नहीं दे रही। गुलाम मोहम्मद डोगर वो बेचारे शशो पंज में है कि वो क्या करें। तो अब इंतज़ामी मामलात में भी वफाक और सूबा कंट्रोवर्शियल हो गया। एग्जैक्टली इट खड़क का सही बात है, जिसको कहते हैं वो हो रहा है। मतलब बाहर इसकी बात करेंगे हम आगे चल के। कामों में इंटरफेयर करने में आपका पूरा जोर है। अपना अगर जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको एक्टिव करे तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। बहरहाल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हमने आपको आज बताना है कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो अमन कायम करने के लिए हमें आपको मिलकर क्या करना चाहिए, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सर ज़बरदस्ती खबर, ये खबर मुझे बहुत पसंद है और ये दिन मुझे बड़ा अहम लगता है हमेशा। मैं इस दिन की मुनासबत से अब्बा के साथ आधे घंटे की सिटिंग रखती हूँ। मलिका तरन्नुम नूरजहान की आज है सालगिरह। हाँ, जो ना मिल सके वही बेवफा, ये बड़ी अजीब सी बात है। जो चला गया मुझे छोड़कर वही आज तक मेरे साथ है। और इसके अलावा बहुत सारी गज़लें जो उन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में गाई, हम कुछ सुनेंगे अब्दुल रऊफ साहब से भी ऐसे। हाँ, मैं भी बहुत सी यादें ताज़ा करूँगा। करेंगे और मलका तरन्नुम जो है वो वाकई भाई एक बहुत मैडम बड़ा है सर, नाम है। मैडम नाम है। हाँ, मेरे ख्याल क्लास का नाम है। में जब तक उर्दू बोलने वाले, पंजाबी बोलने वाले लोग मौजूद हैं, मौसीकी को समझने वाले लोग मौजूद हैं, नूरजहां याद रहेगी ज़हनों में, मैं नहीं हो सकती। ऐसी रहेगी। यंग जनरेशन और किसी भी एज ब्रैकेट की बात करें, सबको मैडम बहुत पसंद है। हम इनके आज ट्रिब्यूट देंगे, मिल के बैठ के उनको याद करेंगे। चलिए सर चलते हैं मेरे ख्याल से हम अपने डेली डोज की तरफ। और आज डोज जो है उसमें पहली खबर हमारी प्रोडक्शन टीम ने आपके लिए ढूंढी है और वो आप सब जानते हैं सोशल मीडिया पे कि आपने देखा है एंजेलिना जॉली जो है वो पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान और एक बड़े ज़बरदस्त कॉज के लिए पाकिस्तान आई हैं। आप सब जानते हैं कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए यूनाइटेड नेशंस की तरफ से वो जो यहाँ पहुँच रही हैं और अब वो देखेंगी बाकायदा उन इलाकों की बहाली के लिए डिस्कशन करेंगी, इंटरेक्शंस होंगे उनके। और ये कल के विजुअल्स हैं जब वो पहुँच रही हैं पाकिस्तान, तो उनसे मुलाकात की और अब उनका प्लान क्या है। अभी तक सर प्लान मेरे ख्याल से हमसे शेयर नहीं किया गया कि कहाँ कब कैसे किस टाइम जाएंगी। हाँ, लेकिन ओवरऑल विजिट करेंगी। सैलाबज़दा इलाकों में उन्होंने जाके करना है। एंजेलिना जोली बहुत अरसे तक अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर के तौर पर, रोज़ साहब कल दादू भी गई व मुतासिरीन से वो मिली भी। अच्छा। और उनसे काफ़ी जो है आपने विजुअल भी देखे होंगे सोशल मीडिया पे भी। तो अब वो काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी मुख्तलिफ उन इलाकों में आज भी कुछ दौरे उनके हैं और वो कंप्लीट करके चली जाएंगी। लेकिन ये है कि एंजेलिना जोली जो है वो उससे कबल भी आई थी। आपको याद है कि 2010 में जब तबाहकारी हुई थी सैलाब से और बहुत ज़्यादा मुतासर हुए थे ये इलाके, तब भी वो आई थी। लेकिन इस बार वो दोबारा आई और हम देख रहे हैं कि ये विजुअल में भी जैसे आप देख रहे हैं कि वो मुतासरीन से वो मिल रही है
और ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। और यहाँ से कहीं ना कहीं जो एक तो एक अच्छा पैगाम ये जाता है, एक तो ये पैगाम भी जाता है कि जो मुतासिरीन इनकी कैसी हेल्प की जाए, फिर मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से जो दुनिया है उनको किन किन इक़दामात की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों पर भी फोकस होना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये दौरा जो है बहुत ही सूदमंद साबित होगा इनका। हाँ बिल्कुल, ऐसे में कि जबकि हमारे वज़ीर आज़म बैठे हुए हैं अक़वाम मुत्तहिदा में 23 तारीख को जनरल असम्बली में, 23 तारीख को उनका खिताब भी है जो वो दुनिया की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करेंगे इस तरफ को। तुर्किया के सदर जो हैं अर्दवान, उन्होंने भी दुनिया से अपील की है कि पाकिस्तान की मदद की जाए। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ है। हमने जैसे कहा कि 8 मुल्क जिनको कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा ख़तरा उन्हें हो सकता है मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, उसमें पाकिस्तान सबसे ऊपर आ गया, इसलिए कि इतने बड़े मुल्क में इतनी बड़ी तबाही किसी और मुल्क में नहीं हुई। कोई मिसाल इसकी नहीं मिलती, कोई नज़ीर इसकी नहीं है। 1/3 हिस्सा पाकिस्तान का सर, बहुत बड़ी एक जगह है जो इस वक्त। जी, तो बहरहाल एंजेलिना जोली का ये दौरा इस लिहाज से अहम है, अक़वाम मुत्तहिदा के सफ़ीर के तौर पे भी वो काम करती रही हैं, काम कर रही हैं कि वो भी मुख्तलिफ़ ऑर्गनाइजेशंस को, दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों को, कम्यूनिटीज़ को मुतासिर करें, ये कहें, बावर कराएँ कि जी ये पाकिस्तान में तबाही हुई है, इनको मदद की ज़रूरत है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। चले जी आगे बढ़ते हैं। अगले डेली डोज की खबर जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। टाइम आ गया है आपके थोड़े से रीफ्रेश होने का, क्योंकि हमने आपको खबरें दे दी हैं जो ज़रा मुश्किल थी हमारे लिए भी, आपके लिए भी। अगली खबर इतनी इंटरेस्टिंग है कि इंसान ने किसी भी उम्र में अपना शौक़ पूरा करना हो, वो कद बड़ा करने का हो, स्मार्ट होने का हो या कुछ भी हो, आप पैसे लगाएं और उसको पूरा करें, चाहे कर्ज लेके करें। अगली खबर ऐसी है कि जनाब सर एक सर हैं, वो उनका कद छोटा है, उन्होंने कहा कि मुझे कद बड़ा करना है। छोटा नहीं है लेकिन 5'8" है मेरे ख्याल से, 5'8" ऑलरेडी था उसका। पाकिस्तान के स्टैंडर्ड हाइट के मुताबिक तो ठीक हाइट है, जबरदस्त हाइट है, अच्छी खासी है, लेकिन अमेरिका की हाइट के मुताबिक कम है। लेकिन वो कहते हैं जनाब मैंने 6 फुट से ऊपर जाना है, और ऐसे तो नहीं जाना। पाकिस्तानी 2.25 करोड़ सर लगा दिए उन्होंने और अपनी 3 इंचेस हड्डियां बढ़ा ली, और अब वो लंबे हो गए और कहते हैं कि अब मुझे बड़ा सुकून है। लेकिन सर आधी उम्र तो गुजार ली उन्होंने, 40 साल से तो उम्र उनके ऊपर है। अब ना कोई मतलब ना कोई शादी होनी है, ना लड़की इम्प्रेस करने वाला मामला है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बस देख ले कद बड़ा होना चाहिए। ये ना हो कि उनकी जो होने वाली बीवी है वो लंबी हो, ये छोटे हों, तो अभी होने वाली होगी, 40 साल तो उम्र हो गई। वो उनके यहाँ कोई कैद नहीं है, वो उनकी दूसरी तीसरी शादी भी हो सकती है। अच्छा हरमीत आपकी हाइट कितनी है? वहाँ पे वैसे 40 साल से ही जिंदगी शुरुआत जो है वो 40 साल से ही होती है। लेकिन ये है कि भाई कर्ज में डुबो दिया अपने आप को सिर्फ 3 इंचेस के लिए कि भाई मैंने ज़्यादा हाइट मैंने दिखानी और बढ़ना है हाइट। लेकिन ये है कि पूरी उम्र सूद इंटरेस्ट के साथ साथ जो है कर्जा भी देना पड़ेगा उनको। ये कलेक्ट हेडेक उन्होंने अपने सर ले लिया। मुझे तो हरमीत मुझे तो ये मतलब एक साइंस का आप बड़ा तजुर्बा भी आप कह सकते हैं, बड़ा ऑपरेशन भी कह सकते हैं कि किस तरीके से हड्डियों को लंबा करके बंदे की हाइट बढ़ा दें। ये भी बहुत कारनामा है, मतलब इसको इस लिहाज से भी देखा जाना चाहिए कि साइंस कितने एडवांसमेंट में है कि आदमी अगर ख्वाहिश करे कि मैं हाइट ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, 3 इंच उसकी हाइट बढ़ा दी। मतलब ये क्या, मतलब आपके एज के किसी भी हिस्से में आपकी ख्वाहिश है तो कोई मसला नहीं, आप पैसे लेके आए। वैसे वहाँ के $75,000 है मेरे ख्याल से सर, वहाँ के जो पाकिस्तानी 2.25 करोड़ बनते हैं, और उन्होंने बाकायदा लोन लिया और लोन लेके कहते हैं कि अब हर साल मैं इस लोन को दूंगा। लेकिन कह रहे हैं कि जो बड़े कद होने का स्वैग और जो वो एक खुशी होती है वो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ, और यही मेरा मकसद था। और मेरे ख्याल से सर ये मकसद पूरा हो गया, मेरे ख्याल से ही इज हैप्पी नाउ। आपका मकसद पूरा हो जाए चाहे आप कर्ज में डूब जाए, कोई बात नहीं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। कभी हम आपको इमेजिन कराते हैं कि जस्ट इमेजिन अगर आप बाइक पे वो जो उड़कर जाती है ऑफिस, आप उसमें ऑफिस जाएं। कभी हम आपसे कहते हैं कि आप इमेजिन करें कि उड़ती हुई गाड़ी में बैठकर आप अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं, और ये सारा कुछ मैं इमेजिन कराती हूँ हरमीत को कि हरमीत इस्लामाबाद की सड़कों पर गाड़ी हो या बाइक हो वैसे मेरे लिए बेहतर भी है क्योंकि ये रेड जोन है और यहाँ पे उमूमन बंद होते हैं, पुलिस ने वैसे भी नाके लगाए होते, तो उनके बड़े आराम से मैं अपने ऑफिस पहुंच सकता हूँ। अच्छा जी चलिए जी हमारा डेली न्यूज़ हो गया है। हमारी खबर और भी अब आपको कल दे देंगे। हमने आज छोटी सी जल्दी सी क्विक सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके वापस आते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। परसों की जो तकरीर थी चकवाल में इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का नाम लेके एक तरह की धमकियां दी, और उन्होंने लोगों को ये कहा कि अगर आपको कोई धमकाता है तो आप भी आगे से धमकाएं। उसकी बाज़गश्त अब तक चल रही है।
और जो वज़ीर दाखिला हैं हमारे राना सना, उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब को नाम पता है तो हिम्मत करें और नाम बताएं। लेकिन एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया इमरान का उनको किस तरफ लेके जा रहा है, वो क्यों इतनी शिद्दत के साथ इसको आगे बढ़ के ये बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरे लोगों को कॉल आ रही है, परेशान है पार्टी के अंदर से भी। हमने कल भी कुछ बात की थी, लेकिन इसमें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से मदर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मदर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये फरमाइए कि ये जो वो कह रहे हैं कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई, तो क्या ये क्लियर हो गया कि ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई इस्टेब्लिशमेंट से इनका ताल्लुक है? और वो जो राना सना कह रहे हैं कि हिम्मत है तो नाम भी बताएं फिर, तो फिर वो नाम भी बताने से अभी तक तो कासर लगते हैं। लेकिन मतलब ये है कि एक तरफ से इस बात पे भी परेशान है कि उनके पार्टी के लोग वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से मिल रहे हैं और नाराज़ इस बात पे लगते हैं। उनके अंदर नाराज़ी बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह क्या लगती है? शुक्रिया। देखिए, इसकी वजह दो तीन हो सकती हैं। एक तो ये कि जाहिर है इमरान खान पिछले 5 महीने से एक तरीके से आप सियासी तौर पे जब से उन्हें वजारत उज़्मा से माज़ूल किया गया है, उनकी हुकूमत ख़त्म की गई है, तो वो मुसलसल सड़कों पे हैं, मुसलसल वो जलसे कर रहे हैं, अपना रैलीज़ कर रहे हैं, बयानात कर रहे हैं। कभी कभी उनके बयानात में सख्ती नज़र आती है, कभी ऐसा लगता है कि रिट्रीट है, नरमी नज़र आती है। अब जिस स्टेज पर, जैसे चकवाल में अगर आप पिछली 3 तकारीर उठाएं तो फैसलाबाद की तकरीर में उन्होंने ये इब्तिदा की थी जब उन्होंने बाकायदा इस हवाले से मैरिड डीमेरिट्स और इनको कैसे तकर्रुरी के हवाले से उन्होंने पब्लिकली गुफ्तगू की थी। उसके बाद उस पर DGI-SPR का रद्दअमल आया, और रद्दअमल के बाद जो उनकी गुजरांवाला की तकरीर थी वो बहुत माइल्ड थी। उसमें उन्होंने, हालांकि उसमें ये तय हुआ था और ये ऐलान भी किया गया था कि इमरान खान आज लाएअमल का ऐलान करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। फिर हमने देखा चकवाल में वो बिल्कुल जो है बहुत ही एग्रेसिव नज़र आया हमें, और मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा एग्रेसिव तकरीर उन्होंने पिछले 5 माह में नहीं की। ऐसा लगता है कि या तो ये कि वो बातचीत जिस मरहले पे, जिस लेवल पे बातचीत जा रही थी, वहाँ कोई बड़ा डेडलॉक आ गया है, या उनको अब ये यकीन हो चला है कि पहली चीज़ ये कि इलेक्शन अब इस साल नहीं हो रहे। वो उस पर तकरीबन राज़ी भी हो गए थे जो बातचीत हुई थी उनकी, कि इलेक्शन तो इस साल नहीं होंगे क्योंकि आधा मुल्क सैलाब की जद में है, इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो दूसरी बात है उसमें मुझे लग रहा है कि कहीं डेडलॉक आया है और कहीं उन्हें अब ये लगा है कि यहाँ बात नहीं बन रही, और वो गालिबन ये है कि शायद मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने तौसी लेने से माजरत कर ली है, क्योंकि उन्होंने पहले भी इसी साल अप्रैल में थ्रू DGI-SPR उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि जनरल बाजवा न तौसी लेंगे, और अगर उन्हें दी भी गई तो वो माजरत कर लेंगे। तो लगता ये है कि वो तो उनको तौसी नहीं ले रहे। अगर वो तौसी नहीं ले रहे और इलेक्शन अगले साल होने हैं तो जाहिर है कोई नई तकर्रुरी होनी है, और वो नई तकर्रुरी मौजूदा वज़ीर आज़म ने ही करनी है। अब इसका मतलब ये है कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म करेंगे तकर्रुरी, और ज़ाहिर है अपने इत्तेहादियों से मशवरे से, वो इमरान खान के लिए एक्सेप्ट करना उसे उनके नुक्ते नज़र से मुश्किल हो रहा है। इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो एग्रेसिव और थी। जहाँ तक मिस्टर एक्स वाई का, मुझे तो अब नहीं पता कि उनसे उनकी मुराद कौन से अफराद हैं। ये ज़रूर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से ही हैं, लेकिन अगर आपको याद हो, मेरा ख्याल है 1-2 माह पहले डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़बान से एक नाम आया था, ज़बान पर एक नाम आया था, जिसमें उन्होंने एक ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके कहा था एक एजेंसी के कि ये मुदाखलत कर रहे हैं, और गालिबन वो ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले था। फिर इमरान खान साहब ने भी उनका नाम लिया। अब जिनका नाम लिया गया था उनके बारे में ये मशहूर है कि कराची में जब इलेक्शन हो रहे थे 2018 में, तो उनका किरदार बहुत अहम था, और उस वक्त वो किरदार इमरान खान साहब के हक़ में था और PTI के हक़ में था वो। तो अब ये जो बहस है, ये मेरा ख्याल है इमरान खान अपनी जिस नहज पे ले गए हैं उस पे उनके आगे उस आगे जो है डेड एंड है। क्योंकि अब अगर उन्होंने कॉल दे दी, जो कि मुझे फौरी तौर पे नहीं लगता, लेकिन अगर उन्होंने कॉल दे दी फ़र्ज़ करें अक्टूबर की, क्योंकि बहरहाल यही पीरियड है और नवंबर के पहले हफ्ते में इम्कान इस चीज़ का है, या हो सकता है अक्टूबर के एंड में,
कि नए चीफ का ऐलान हो जाए, और नए चीफ का ऐलान होते ही जाहिर है जनरल बाजवा को एक नॉर्मल रूटीन विजिट होता है अपने यूनिट्स का, उसका दौरे पे होंगे। तो अगर नए चीफ का ऐलान इस अगले माह के शुरू में होता है, आखिर में होता है, या नवंबर के पहले हफ्ते में होता है, तो इमरान खान उस दौरान इतना प्रेशर बनाने का इरादा रखते हैं कि वो ऐलान रुक जाए, या वो ऐलान रुक जाए, ये गवर्नमेंट टॉपल हो जाए और भले कुछ भी कोई भी इंटरवेंशन हो जाए। ये सिचुएशन खतरनाक है। क्या इमरान खान इस हद तक जाएंगे? क्योंकि अगर उस वक्त गवर्नमेंट ने फोर्स इस्तेमाल की और 25 मई वाली सिचुएशन या 25 मई से ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होती है, तो उस सूरत में एक बड़े तसादुम में, हमने आम माजी में भी देखा है, बड़े तसादुम के नतीजे में अगर कोई इंटरवेंशन होती है तो उससे इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा होगा? इमरान खान को तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है उससे, इसलिए कि अगर उसके बाद जो है हमने देखा है कि इलेक्शंस तवील अरसे के लिए मुलतवी हो जाते हैं, चीज़ें बहुत आगे चली जाती हैं, तो पीडीएम की पार्टीज़ के लिए या मौजूदा हुकूमत के लिए तो बड़ा आसान होगा ये कहना कि जी हमारी गवर्नमेंट भी टॉपल कर दी गई, और फिर एक नया बयानिया खड़ा हो जाएगा और इमरान खान जो है एज ए हीरो के बजाय एज ए विलन के तौर पे सामने आएंगे कि उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो मेरा ख्याल है कि एक ऐसी सिचुएशन में इमरान खान साहब आ गए हैं कि अब हमें देखना ये कि वो अगली तकरीर क्या करते हैं। क्या वो इससे ज़्यादा ऊपर जाएंगे या फिर वो वापस गुजरावाला पे आ जाएंगे? तो ये जो इसका पीरियड है, ये मेरा ख्याल है बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके बीच में जो सबसे अहम है वो फैसला जो महफूज है। अब जब फैसले महफूज होते हैं तो हमें आम तौर पे तारीखी तौर पे ये नज़र आता है कि जब कोई फैसले महफूज होते हैं तो कुछ लोग गैर महफूज होते हैं। फैसले इसीलिए महफूज किए जाते हैं, वरना तो फौरन ऐलान भी कर दिया जाता है बजाय सिवाय इसके कि कोई बड़ा ट्रायल हो उसमें। तो ये जो महफूज फैसला है, इसका ऐलान कब होगा, ये भी आपकी पॉलिटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। मदर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमें। हमारे मदर साहब आपने प्रेशर की बात की, हरमीत जरा मदर साहब को थोड़ी सी देर के लिए मादरत के साथ हमें ब्रेक लेनी है। वापस आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम टू द शो। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे थे मदर अब्बास साहब से इमरान खान की आजकल की पॉलिटिक्स के हवाले से। हरमीत का एक सवाल है, हरमीत का सवाल ले लेते हैं पहले। जी हरमीत। जी अच्छा मज़र साहब, जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे थे प्रेशर के हवाले से और फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से, हम देख रहे हैं कि माजी में हमने देखा जब खान साहब की हुकूमत थी, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो सिंध से मार्च लेके इधर पहुंचे, डी चौक तक वो पहुंचे थे। मौलाना साहब 2 दफ़ा धरना भी दे चुके हैं, आपको याद होगा। मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के जो साहबजादे हैं हमजा शहबाज, वो भी लॉन्ग मार्च, महंगाई मार्च जो है वो कर चुके हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कल से राना सनाउल्लाह साहब ने धमकियाँ भी दी हैं खान साहब को और तहरीक इंसाफ को। इस तरह मौलाना साहब की जानिब से भी इस किस्म की थ्रेट्स आ रही हैं। इस वक्त रेड जोन जो है इस्लामाबाद का मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, अभी खबर भी नहीं आई और तस्दीक भी नहीं की कि कब खान साहब ने निकलना है। इतना प्रेशर क्यों है और क्या ये जमहूरी रवैया है कि आप लॉन्ग मार्च की इस तरह की पाबंदियां लगा दें, इस तरह की धमकियां दें? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये जो जॉन रैम्बो बनाने की कोशिश कर रही हैं मरियम नवाज साहिबा राना सनाउल्लाह को, ये बहुत ही गैर जमहूरी रवैया है। अब उसमें वो ये तनकीद कर सकती हैं जिस तरह वो करती हैं इमरान खान के हवाले से, जो ज़बान इस्तेमाल करती हैं, वो सब अपनी जगह। लेकिन राना सनाउल्लाह हो या कोई भी हो, जब आप इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर वो आमरियत की जो है वो बू आती है कि ये तरीक़ाकार बिल्कुल भी नहीं होता। एक इंटीरियर मिनिस्टर हैं आप, कोई आप थानेदार नहीं हैं। एक अथॉरिटेरियन अंदाज है। आप गुमशुदा लोगों को बाजियाब कराते हुए तो अपॉलोजेटिक हो जाते हैं कि उनको उसमें अपनी बेबसी जाहिर करते हैं। लेकिन जब आपको अपने मुखालिफ को रोकना होता है तो आप आस्तीनें चढ़ा लेते हैं और क्या आकर दिखाएं, पर मैं बताऊंगा। ये बहुत ही गैर जमहूरी रवैया है उनका। इमरान खान साहब से लाख इख्तलाफ सही, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में किसी को भी लॉन्ग मार्च से नहीं रोका गया। सब आए, उन्होंने धरना भी दिया, मुज़ाकरात भी हुए, बातचीत भी हुई
और माजी में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तब भी रवैया बहुत बेहतर था। मतलब इवन 2014 में खुद नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान को अलाउ किया, 126 दिन आकर धरना दे के बैठे रहे थे, किसी ने नहीं उठाया था। अब उसके पीछे उन्हें जो भी सपोर्ट हासिल हो, लेकिन उस वक्त भी मुझे याद है कि चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला थे और उन्होंने खुद मुझे बताया कि मैंने नवाज शरीफ साहब से ये कहा था कि आप रेड जोन में ना आने दें, लेकिन नवाज शरीफ ने मुझसे कहा कि इससे क्या हर्ज है, अगर कोई आके यहाँ अपना एहतजाजी धरना डालना चाहता है डाल दे, मुतालबात मानना ना मानना हमारा वो हक है, एहतजाज करना ना करना वो उनका राइट है। तो यही रवैया होना चाहिए कि अगर वो धरना दे के आना चाह रहे हैं, अनटिल अनलेस कोई हथियार ना उठाए, अनटिल अनलेस कोई वायलेंट ना हो, उस वक्त तक आपका किसी एहतजाज को जोर ज़बरदस्ती से रोकना, ये मेरा ख्याल है एक गैर जमहूरी रवैया होगा। और चाहे वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत मौजूदा हुकूमत करे या इमरान खान की हुकूमत में हो या किसी भी हुकूमत में, लेकिन उससे पहले चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करनी चाहिए। इमरान खान भी एक एक्सट्रीम पोजीशन पे, अब फवाद चौधरी साहब अपने तई तो तजावीज़ पेश करते रहते हैं कि जी सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए, वो बैठना चाहिए, लेकिन रवैये वो नहीं है। अगर मिल बैठने की बात करते सर, हैं, एतजाज हसन साहब कल कह चुके हैं कि कल एक शो में उनका कहना ये था कि जावेद लतीफ़ का जो बयान आया था मजहबी कार्ड खेलने नून लीग की जानब से जो गेम खेली जा रही है, खान साहब भी इसका बयान दे चुके हैं। कल मरीम नवाज साहिबा ने भी जो है उसकी हिमायत की इस बयान की, जावेद लतीफ़ साहब के इस बयान की। तो एतजाज हसन साहब कहते हैं कि खान साहब को मरवाने के लिए नून लीग मजहबी कार्ड खेल रही है और ये बहुत ख़तरनाक साबित होगा खान साहब के लिए। आप क्या कमेंट्स करेंगे इस पर सर? किसी के लिए भी जब आप इस तरह का कार्ड खेलते हैं, आप इस तरह का रवैया आपका होता है, तो वो किसी के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें जो बहुत ख़तरनाक होती है और बहुत ख़तरनाक हो सकती है इस सूरत हाल इसमें। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि आप इवन अभी वो जर्नलिस्ट हैं हमारे वकार सत्ती, वो भी इसी किस्म का केस जो है वो कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर आप बगावत के मुकदमात सहाफ़ियों पे या सियासतदानों पे बनाएं या दहशतगर्दी के मुकदमात बनाएं, तो ये रवैये जो है ये किसी भी तरीके से इनकी हिमायत नहीं की जा सकती। और मरियम नवाज साहिबा को ये समझना चाहिए कि इस तरह के रवैयों में वो खुद अंडर अटैक आ चुकी हैं। इस तरह के रवैयों में जावेद लतीफ़ खुद अंडर अटैक आ चुके हैं। इस तरह के रवैये में मुस्लिम लीग नून और दीगर सियासतदान अंडर अटैक आ चुके हैं। इस तरह के रवैयों में हमने देखा था कि तहरीक तालिबान ने जब 2013 में उन्होंने मुस्लिम लीग नून और अवामी नेशनल पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को कैंपेन नहीं करने दी, वो नहीं कर सके थे, उनके लोग मार दिए गए। बिल्कुल ठीक है मतलब अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। ये वो रिपीट इटसेल्फ वाली बात है, वही सर्कल बार बार रिपीट होता है, जो आप कह देते हैं वो अल्टीमेटली आपके साथ वो चीज़ होनी होती है किसी टाइम पे। हमने एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, हम वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आज अमन का आलमी दिन है, अक़वाम मुत्तहिदा के तहत इस दिन को मनाया जाता है, लेकिन अजीब सी सूरत हाल ये है कि अमन का आलमी दिन मनाने की बात तो होती है, लेकिन दुनिया में जहाँ जहाँ जंगें हो रही हैं, दुनिया में जहाँ जहाँ बदअमनी है, उसकी बहाली के लिए कोई ख़ास काम होता नज़र नहीं आता। रूस और यूक्रेन के तनाज़े ने आलमी अमन को एक ख़तरे में डाला हुआ है। इधर हमारी तरफ देखा जाए तो हम भी बात ये करते हैं कि कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान का ग़ासिबाना कब्ज़ा है और हम कहते हैं अमन की बात कैसे हो सकती है। दोनों मुल्क, अभी पीछे हालिया में एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि अगर खुदा न खासा दोनों मुल्क किसी तनाज़े का शिकार होते हैं और वो एटमी जंग तक जा पहुँचती है तो 2 अरब से ज़्यादा लोग इसमें मौत के घाट उतर सकते हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे। अम्मार अली जान तर्जमान हकूक़ खल्क़ पार्टी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन अम्मार को जो मैं जानता हूँ वो इनकी बेपनाह कोशिश है, काविश है, जो लिखने के ज़रिए, तहरीरों के ज़रिए और तकरीरों के लिए सामने आती रहती है। अम्मार, सबसे पहले उसी के हवाले से बात कर लेते हैं। हम अमन के आलमी दिन की बात कर रहे हैं और रूस यूक्रेन जंग बढ़ती चली जा रही है, किसी तरह से ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, और उसके जो आलमी मार्केट के ऊपर, दुनिया के ऊपर असरात हैं वो भी बड़े खौफनाक अंदाज में सामने आए। पहले तो उसी हवाले से ज़रा बात की। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी बहुत बिल्कुल ये ठीक बात है कि इस वक्त जब हम अमन की बात कर रहे हैं तो इस वक्त अमन ख़तरे में है पूरी दुनिया का, और रूस और यूक्रेन की वजह से ना सिर्फ उस इलाके में बहुत कशीदगी है बल्कि जो फूड शॉर्टेजेस हैं, ग़ज़ाई बहरान है पूरी दुनिया में। याद रखिए कि यूक्रेन जो फूड बास्केट था दुनिया का,
तो वो भी ग़ज़ाई बहरान भी शदीद हो रहा है। उसके साथ साथ जो एनर्जी सप्लाई है पूरे यूरोप की वो रशिया से आती थी, तो रशिया उसको भी रोक रहा है, उसके ऊपर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा कशीदगी है। और जब जब फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं, शॉर्टेजेस होती हैं, इन्फ्लेशन होती है, तब तब हमने तारीख़ में देखा है कि इंकलाबात आते हैं या कोई जंगें होती हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ये तनाव बढ़ता जाएगा, और क्योंकि आम आवाम की ज़िंदगी पे असर पड़ेगा यूरोप के अंदर भी और बाकी दुनिया के अंदर भी, तो ये नफ़रत फैलाने वाली जो क़ुव्वतें हैं उनको ज़्यादा तक़वियत मिल सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, मैं ख्याल आज जो हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो करें, क्योंकि इस वक्त अमन ख़तरे में है। और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ये एक एंटी वॉर मूवमेंट जो अमेरिका की थी वियतनाम के जंग के दौरान, उनका ये स्लोगन होता था नो जस्टिस नो पीस। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अमन भी मुमकिन नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ की बात की जाए। लोगों के पास जब खाने को कुछ नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, गैस नहीं होगी, तबाहकारियाँ होंगी, क्लाइमेट के ऊपर हमने बात करी, हमने देख लिया जो हाल क्लाइमेट की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा जो सब वायलेंस हम फेस कर रहे हैं वो तो क्लाइमेट चेंज की वजह से कर रहे हैं। और उसमें चंद कंपनियां हैं जिनकी वजह से सारी दुनिया में हो रहा है, और जो नुकसान उठाना पड़ रहा है वो डीजी खान के लोगों को, बलूचिस्तान के लोगों को, सिंध के लोगों को, कम्बोडिया के लोगों को, फिलीपींस। तो जब तक ये हम माहौलियाती इंसाफ और माशी इंसाफ और समाजी इंसाफ नहीं देंगे, अमन ख़तरे में रहेगा। अच्छा अमार, जब आपने छेड़ी दी यही बात, माहौलियाती इंसाफ जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वक्त में कल में शायद रूस जंग से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो गया हुआ है। ख़ास तौर पे हम अपने पर्सपेक्टिव में देखें, आपने जब डीजी खान की बात की है, जनूबी पंजाब की बात हो रही है, पूरा सिंध डूबा हुआ है। अच्छा, अब चंद कंपनियां और चंद मुल्क बुनियादी तौर पे इस नाइंसाफ़ी के मुर्तकब हुए हुए हैं और उनको समझ भी नहीं आ रही और वो कुछ करना भी नहीं चाह रहे, ना ही वो बाज आना चाह रहे। किस तरह से मजबूर किया जा सकता है उनको? अक़वाम मुत्तहिदा तो फेल है इस मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये देखें कि इस वक्त तकरीबन कोई 100 कंपनियां हैं जो कि 50% जो एमिशंस हैं दुनिया में उनकी वजह से हो रही है, 100 कंपनियों की वजह से। वो उसमें फॉसिल फ्यूल की कंपनीज हैं, उसमें सीमेंट है, उसमें अमेरिकी मिलिट्री भी बहुत आगे है बाय द वे। सो मिलिट्रिज्म का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है, और उसकी वजह से मौसमी तब्दीली आ रही है, माहौलियात तबाह हो रहे हैं। और यूरोप ने अपना जो कोटा है सेफ एमिशंस का, वो 1939 में यानी दूसरी जंग अजीम के वक्त ही पूरा कर लिया था, और पाकिस्तान जैसे ममालिक ने आज भी नहीं किया। लेकिन जो सारा असर पड़ रहा है वो हम जैसे ममालिक पे पड़ रहा है, क्योंकि हमारे पास गरीब हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं है, वनरेबिलिटी ज़्यादा हैं, फसलें तबाह हो जाएँ तो फिर पहले ही लोग जो है ग़ज़ाई बहरान है पाकिस्तान में, तो वो और शदीद हो जाता है। जबकि ये कंपनियां जो हैं इनके रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आ रहे हैं। अभी भी जो आपकी तेल की कंपनियां हैं, पिछले साल भी इतने उनके रिकॉर्ड प्रॉफिट्स आए हैं कोविड के दौरान, जबकि बात हो रही है जी हमने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, ट्रांजिशन करना है, लेकिन वो विल हमें नज़र नहीं आ रही अमीर मुल्कों में। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी UN के जनरल सेक्रेटरी ने भी बात की थी, और उससे ज़्यादा बढ़ के जो इस वक्त क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट पूरी दुनिया में कह रही है कि आप तीसरी दुनिया के कर्ज़ाजात माफ़ करो, क्योंकि ये डेट है जो आलमी जो कुव्वतें हैं, ग्लोबल नॉर्थ है, उसका डेट है हमारे ऊपर। उन्होंने तरक्की की है, उन्होंने हिंदुस्तान को आके पहले लूटा, अफ्रीका को लूटा, उसके बाद इंडस्ट्री लगाई, उसके बाद तेल का इस्तेमाल किया, पूरी एक तहजीब बनाई तेल के इर्द गिर्द। उसके जो नुकसानात है वो हम जैसे ममालिक को उठाने पड़ रहे हैं, गरीब ममालिक को। तो ये जो कर्जे हमने लिए हुए हैं, मेरे ख्याल बहुत एक अच्छी डिमांड है जो कि इस वक्त क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट कर रही है, वो माफ़ किए जाएं। हमें फिस्कल स्पेस दिया जाए कि हम अपनी जो डेवलपमेंट है उस पर भी पैसा लगा सकें, और हम प्रिपेयर कर सकें जो कल को यहाँ पे और सैलाब आएंगे, क्योंकि ये रुकने वाला मामला नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ये तो अब हो गया है। एक इसमें चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ग्लोबल क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट कह रही है कि ये कोई नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है, ये इकोनॉमिक डिज़ास्टर है, ये पॉलिटिकल डिज़ास्टर है। इसके अंदर विलन्स हैं, उनके नाम हैं, उनके एड्रेसेस हमें मालूम है, कौन से मुल्क, कौन सी कंपनियां, उनको इस वक्त हमें उनका एहतसाब भी करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप नहीं कर सकते, उसके बाद फिर ज़ाहिर है फिर जो पूरा बोझ उठाएगा इस तहजीब का, इस तरक्की का सो कॉल्ड, वो फिर जिस तरह उनका जनूबी पंजाब के लोग उठाएंगे, वो सिंध उठाएंगे। ये कहें, देखिए मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने जिस चीज़ के बारे में रिसर्च की हुई है, अगर आप इन कंपनीज़ की बात करें जिनका हमने टैगलाइन दिया है, जिसके बारे में आपको बड़े डिटेल में पता है, स्क्रीन के उस सिर्फ जो लोग बैठे हैं वो इसके बारे में सुन रहे हैं, शायद पहली दफ़ा सुन रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपने इस पर काफ़ी काम किया हुआ है। अब वो कंपनीज जो हैं उन्होंने एक अरसा लगाया है, ये एक सिस्टम लॉन्च किया है, एक सिस्टम बनाकर, ये पाथवे बनाकर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एट द पॉइंट, जिस पॉइंट पर वो आज हैं।
अगर आपकी इस पार्टी की बात की जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से हकूक़ खल्क है, राइट, आपने इसे रिसेंटली रजिस्टर्ड भी किया है, एक टिपिकल तरीका है सिस्टम बनाने का जो कि पूरी दुनिया में राइज है और हर कोई पार्टी बनाता है, ये उनका यॉनरा है, टिक मार्क ये करेंगे और इस तरह से फेमस हो जाएंगे और ये हमारे काम है, ये हम करना चाहते हैं। वट काइंड ऑफ डिफरेंट थिंग्स यू आर गोइंग टू लॉन्च जो कि एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करे, जो आप बातें कर रहे हैं वो बातें करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, देयर इज अ ह्यूज काइंड ऑफ डिफरेंस। सो आपकी पार्टी या आप किस तरह से इस चीज़ को तोड़ सकते हैं, किस तरह से हमारे पास हल निकल सकता है इस चीज़? बहुत ठीक बात है, क्योंकि ये कहना आसान है, जाहिर है बहुत आसान है, लेकिन मैं ये भी बात करूं कि अक्सर जो हमारे पॉलिटिशियंस है वो कहते भी नहीं ऐसी बातें, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं फ्रैंकली। ये तहकीक करनी पड़ती है और ये मेरे ख्याल जिम्मेदारी है हमारे लेजिस्लेटर्स की कि उनका काम ही मेन ये है कि वो पढ़ें कि क्या हो रहा है दुनिया में। जब आपने लेजिस्लेट करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपके टाइम के बड़े सवाल क्या हैं। जब आप सवाल ही गलत पूछेंगे तो ज़ाहिर जवाब ही गलत मिलेगा। हमारे तो अक्सर सवाल जो हैं माशरे के वो अभी भी गलत हैं। 21वीं सदी वाले जो सवाल तो आधा तो हमारी डायरेक्शन ठीक है कि हकूक़ खल्क पार्टी सवाल ये पूछ रही है कि इस वक्त अमन का मसला क्या है, माहौलियात का मसला क्या है, माशी इंसाफ का मसला क्या है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, हमें अपने डेवलपमेंट मॉडल पे बात करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी बात है। देखें, आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देखिए, अगर इंडियन चैनल पे आप देख रहे हो तो सारे एड्स आते हैं, आईटी का कोई ऐड आ रहा होता है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऐड आ रहा होता है, कोई किसी और इन्फॉर्मेशन। पाकिस्तान के देख रहे हो तो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियों के आ रहे होते हैं। आपने इस मुल्क को प्लॉटिस्तान बना दिया है। अभी भी जो सारी पार्टियों का जो मेन विजन है वो यही है कि किसी तरह जी हम जो एग्रीकल्चर लैंड है उसके ऊपर हम कुछ प्लॉट बेच दें। ठीक, ये अभी जो कल मुजाहरे हुए, आपको रूडा का पता है, उसके ऊपर किसान कल भी निकले हुए थे, सिट इन कर रहे थे कि पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान के अंदर ग़ज़ाई बुहरान है। एंजेलिना जोली ने आगे कल ये कहा है, और हमारी जो हुकूमतें वो कह रही हैं हम ज़रई ज़मीन छीन के फसलें तबाह करके वहाँ पे प्लॉट बनाएंगे। तो ये हमें इस ऑब्सेशन से निकलना पड़ेगा। हमें अपनी ज़राअत को बचाना पड़ेगा, अपने दरियाओं को बचाना पड़ेगा, और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, सेफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उस तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे तो आपको पता है लोग मेहनत नहीं करना चाहते, बस फाइलों के ऊपर पैसा कमा रहे हैं। उसका नुकसान ये होता है कि आपका माहौल भी तबाह होता है, आपकी मईशत भी तबाह होती है, और नौजवानों को कोई फ्यूचर प्लॉटों में अब लोग नौजवानों ने क्या फ्यूचर देखना है, उनको झूठा दिखा रहे हैं। क्योंकि एक आम नौजवान तो एक वो प्लॉट कभी खरीद ही नहीं सकता। हमें तो उनको AI पे लेकर जाना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे लेकर आना है, नॉलेज इकोनॉमी पे लेकर जाना है। ठीक है, हरमीत हमारे साथ मौजूद है, जरा इनका भी सवाल ले लीजिए। हरमीत को शायद आवाज़ नहीं जा रही। जी, पहले तो मैं तारीफ़ करूंगा मार की कि भाई मैंने पहली बार इतनी अच्छी गुफ्तगू सुनी है कि एक अमन के हवाले से एक नौजवान जो है वो आगे बढ़ा हुआ है और वो अमन की बात कर रहा है। आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने जिक्र किया कि आने वाला जो दौर है वो और ज़्यादा ख़तरनाक है और बदअमनी जो है वो ज़्यादा फैल जाएगी, बढ़ जाएगी, ऐसे में थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं इसको कैसे देखते हैं और मॉडर्न वर्ल्ड पे इसके क्या असरात पड़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल है हमीद भाई। एक तो ये जैसे जैसे आपकी जो स्केर्सिटी है वो बढ़ेगी, जिस तरह हम कह रहे हैं कि फूड शॉर्टेजेस हो सकते हैं, फ्यूल शॉर्टेजेस हो सकते हैं, आपके जो नौजवान हैं उनको मुस्तकबिल उनका जो है वो नज़र नहीं आएगा। देखिए, एक नौजवान है 20, 22, 23 साल का, उसके ख्वाब हैं कि उसने कोई करियर बनाना है, घर लेना है, गाड़ी, जो भी ख्वाब होते हैं नौजवान के। आप उसे एक ऐसी दुनिया दे रहे हो जिसमें खौफ है, जिसमें दहशत है, जिसमें खाना पूरा नहीं है, जिसमें फ्यूल पूरा नहीं है, तो वो उस नौजवान के जो सारे ख्वाब है वो टूट जाएंगे। तो वो बेगानगी जो है वो एक बेगानगी, एक बेचैनी को जन्म देती है। और ये हमने देखा है पूरी 20वीं सदी को आप उठा के देख लें, जब जब ये फूड इन्फ्लेशन हुई है, फ्यूल शॉर्टेजेस हुई हैं, लोगों ने ज़ाहिर है ज़िंदा तो रहना है, फिर लोग क्या करेंगे, बगावतें करेंगे, हुकूमतों के खिलाफ बगावतें होंगी, और हुकूमतें भी क्या करेंगी, वो अपने ऊपर ब्लेम लेने के बजाय वो दूसरी हुकूमत पे डालेगी, वो कि वो दुश्मन है, सरहद पार तुम्हारा दुश्मन है, वो कोई दूर बैठा दुश्मन है, XYZ रिलीजन का बंदा तुम्हारा दुश्मन है, क्योंकि खुद एहतसाबी किसी में है नहीं, अपने आप को ठीक करना नहीं। और मुझे जो डर है, जो इस वक्त रूस भी कर रहा है, अमेरिका भी बहुत हद तक कर रहा है, कि वो अपना जो उनका बहरान है, अमेरिका के अंदर भी बड़ा शदीद बहरान है इस वक्त महंगाई का, रूस के अंदर ज़ाहिर है जमहूरियत का भी बहरान है और भी बहरान है, वो अपने ऊपर लेने के बजाय अपने जो हुक्मरान तबकात हैं वो हुक्मरान तबकात उन्हें कह रहे हैं असल दुश्मन तुम्हारा मॉस्को में बैठा है, ब्लेम गेम है, बिल्कुल बीजिंग में दुश्मन है, इधर उधर दुश्मन है। हमारी ये हुक्मरान ये कब से करते आ रहे हैं, कभी दिल्ली है, कभी इजराइल है, कभी कोई है, नो डाउट के दुश्मनियाँ भी होती हैं वर्ल्ड लेवल पे, लेकिन अगर आप अपने हुक्मरानों का पहले एहतसाब नहीं करेंगे
और आप उनको अलाउ कर देंगे कि वो ब्लेम गेम ये वाली करते रहें, तो फिर आवाम यूज़ होगी और ख़तरा ये है कि आने वाले दिनों में ऐसा ये चीज़ बढ़ जाएगी और एक दूसरे से हमें लड़वाया जाएगा। अच्छा अमर, आप एहतसाब की बात कर रहे हैं, चले हम खुद एहतसाबी की बात कर लेते हैं। एक सिस्टम है, उस सिस्टम में सारे लोग हैं, उसमें आप भी हैं, मैं भी हैं, अब्दुल साहब भी हैं, हरमीत भी है, हम सब उस सिस्टम का पार्ट है। अगर इस सारे सिनेरियो में आप देखें तो एज अ इंडिविजुअल किसी एक बंदे को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना, आपने फाइल्स की बात की, आपने कंस्ट्रक्शन की बात की, मैं बारहा बात करती हूँ कि हमने किस तरह से कंस्ट्रक्शन को किस लेवल पे जाके देखा है। पहाड़ हमने काट दिए, दरियाओं का रुख हमने मोड़ दिया, हर वो काम किया जिससे कुदरत बाद में अपना इंतकाम लेती है और फिर हम सफ़र करते हैं। ये सब कम हो रहे हैं, लेकिन अब एज अ इंडिविजुअल एक बंदे ने पैसा कमाना है तो उसको फाइल ही बेचनी है, उसको एडवर्टाइज ही करना है, मार्केट ही करना है, उसका टारगेट और है। वो अकेला बंदा ये नहीं सोच सकता, या वो ये क्यों सोचेगा कि मैं अगर बेहतर करूँगा तो इस मुल्क का बेहतर होगा, ये मुल्क बेहतरी की जानिब जाएगा। एक बंदा ऐसा नहीं सोचता। हमने एक बंदे की एक सोच के, एक नजरिए को चेंज करना है, उसके लिए हमें कितना वक्त दरकार है? हाउ इज इट पॉसिबल? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की कि ये जब तक हमारे अंदर इज्तिमाई सोच नहीं आएगी तब तक कोई हल नहीं इसका निकल सकता, क्योंकि ये क्राइसिस इंडिविजुअल का क्राइसिस नहीं है। ये क्राइसिस जो है ये एक आलमी क्राइसिस है, ये कलेक्टिव क्राइसिस है, ये इज्तिमाई क्राइसिस है, ये हम सबका क्राइसिस है। और जो हुकूमत है, जो आपके लेजिस्लेटर्स हैं, उनका काम है कि वो शऊर बढ़ाएं लोगों का। यहाँ पे तो जिस किस्म की गुफ्तगू होती है टीवी चैनल्स पे, गालम गलोच, एक दूसरे पे इल्ज़ामात हर तरह के, उससे हटें, क्योंकि जो मर्जी आप एक सिंकिंग शिप पे आप जिस मर्जी को कैप्टन बना दें, वो अगर शिप सिंक कर रही है तो वो सिंक ही करेगी। जब तक आप बहस नहीं करेंगे कि यार इसको उठाना कैसे है, तब तक हम चीज़ों को बेहतर नहीं कर सकते। हमें अपने बहस को चेंज करना है, शऊर को चेंज करना है। मैं एक बात बताऊं, ये बिल्कुल बात ठीक है कि इसमें टाइम लग सकता है, लेकिन हमारे एक फेवरेट होते हैं व्लादिमीर लेनिन, वो कहते हैं कभी कभी दिहाइयों में सिर्फ ऐसा होता है जैसे हफ्ते गुजरे हैं, और कभी कभी हफ्तों में दिहाइयाँ गुजर जाती हैं। कभी कभी टाइम स्पीड अप हो जाता है। लोगों में इस वक्त हम काम करते हैं, इधर हम फैक्ट्री वर्करों में भी काम करते हैं, जितने लोग तंग हैं इस वक्त महंगाई से, जितने लोग तंग हैं माहौलियाती तबाही से, पानी ख़राब है, गैस के मसले हैं, बिजली के, ये शऊर हमारा लोगों का बढ़ रहा है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। और हो सकता है अनकरीब आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी मोबिलाइजेशन हो जिसकी बुनियाद पे लोग अपने हकूक़ मांगें। तो बादशाह हो रही है और उसका क्रेडिट सबको जाता है, अगर आपको जाता है, जैसे आपने बहुत सारी हम एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। ऑल दो थैंक यू सो मच अमर फॉर बीइंग हियर। अच्छी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। हमने एक छोटी सी ब्रेक ले ली है, सिर्फ ब्रेक लेके वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैडम क्या बात है जी, आज 96वीं उनकी सालगिरह होती, अगर वो ज़िंदा होती, वो मनाई जा रही है। और हमारे साथ बात करने के लिए अदील बरकी मारूफ सिंगन है, बहुत ही मेरे अच्छे दोस्त हैं, प्यारे दोस्त हैं, उनसे चल के बात करते हैं। अदील अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रऊफ साहब। आप भी ज़ाहिर है नूरजहां की जब भी ऐसे कोई याद होती है, आप माशाल्लाह बहुत क्लासिकल बैकग्राउंड आपकी है, बहुत अच्छा गाते हैं, कैसे याद करते हैं नूरजहां को? मैं रऊफ साहब आपको बताऊं कि शायद सारे लोगों को ही पता है कि मैडम नूरजहां बाकायदा मेरी उस्ताद भी रही हैं, गंडाबान। अच्छा जी। अच्छा। और इनसे पहली मुलाकात मेरी इम्तियाज रफी भट्ट साहब के घर हुई, एंड उसके बाद फिर मैंने इनसे क्लासेस लेना शुरू की। एंड देन जब जिले हुमा घर पे तशरीफ लाई, जब उनके बेटे मोहम्मद अली की शादी थी, तो मैडम ने कहा कि सिर्फ अदील से गाना गवाना मेरे घर में। अच्छा। तो इनका गुलबर्ग वाला घर था, कॉर्नर वाली कोठी जहाँ प्लाजा बना। ठीक है। तो मैडम ने कराची से मुझे कॉल किया, और मुझे आज तक वो लफ्ज याद है। मैडम ने कहा कि खुश गुफ्तार, खुश लिबास, खुश शक्ल, खुश आवाज मेरे प्यारे अदील, ये आके तुमने ही गाना है इसके घर में। एंड वो मेरे लिए बड़ा एजाज रहा। मैडम के गायकी के हवाले से मैं आपको बताऊं तो मैडम के पास जितनी वर्सटैलिटी थी गाने में, ये बहुत ही बड़ी बात है। गजल को जिस रचाव से मैडम नूरजहां ने गाया, तो यकीन नहीं आता कि मलका तरन्नुम वही है जिन्होंने दिलदार सबके या तेरे नाल नाल या जदो हौली जी लैना मेरा ना, जिस गाने को, जिस गजल को, जिस गीत को जिस तरह से गाया, मैडम ने उसे अपना ही रंग दे दिया। और मैडम ठीक कहती थी कि गाने के बाद वो गाना सिर्फ नूरजहां का गाना हो जाता है। और उनकी जिंदगी में तो लोग शायद थोड़ा मौसीकार या दूसरे लोग इस चीज पे चुप कर जाते थे, लेकिन अब लोग मानते हैं कि मैडम गाना गाने के बाद उसे नूरजहां का ही गाना बना देती थी। और लिखने वाले की फीलिंग, सुर बनाने वाले की फीलिंग को जिस तरह से वो
अपने एहसासात से पिरो देती थी। ये मलका तरन्नुम नूर जहां का ये एक एजाज है। और फिर आप देखिए कि दुनिया भर में कितनी गुलकाराएं हैं जिन्हें फौज की तरफ से मलका तरन्नुम का एजाज मिले, और उनके तराने आप देखें उन्होंने किस तरह से तराने गाए। ऑन द होल मैं ये कहना चाहूंगा कि मलका तरन्नुम नूर जहां एक यूनिवर्सिटी थी जिसका हर डिपार्टमेंट इम्प्रेसिव रहा है सुनने वालों के लिए, देखने वालों। आप खुद बताइए कि कसूर की कच्ची बस्तियों में, झोंपड़ियों में पैदा होने वाली एक बच्ची किस तरह से तरक्की करती है, और फिर ना सिर्फ वो खुद तरक्की करती हैं, वो अपने बच्चों को मरी कॉन्वेंट में पढ़ाती हैं, उनकी किस तरह से ट्रेनिंग करती हैं, एक क्लास से उठ के किस क्लास में वो चली जाती हैं। आप खुद बताइए कि एक इंसान होने के नाते से मलका तरन्नुम नूर जहां का गुलकार साहब होने के अलावा भी कितना बड़ा ये एक कारहाय नुमाया है कि उन्होंने जिंदगी में किस हद तक स्ट्रगल की। और आप यही देख रहे हैं कि कितनी बड़ी एजाज की बात है कि दुनिया की इतनी बड़ी गुलकारा लता मंगेशकर ये कहते हुए शर्माती या हिचकिचाती नहीं थी कि वो मैडम नूरजहां के घर जाकर उनके बच्चों को नाम लेके वो कहती थी कि मैं असगर को गोद में खिलाया करती थी। और मलका तरन्नुम मुझे कहती थी कि अल्लाह तुझे बहुत भाग लगाएगा, तेरी आवाज में बहुत सुनना है। तो ये बड़ी बात है बड़े लोगों की, और हमारे लिए भी एजाज है कि मलका तरन्नुम एक पाकिस्तानी गुलकारा थी। बिल्कुल ठीक है। हरमीत जी जी, अच्छा सर, जिस तरह आपने जिक्र किया, हमने तो उनको देखा है टेलीविजन की स्क्रीन पे, आप उनसे मुलाकातें भी आपकी हुई हैं, बेपनाह उनकी खूबसूरती के चर्चे जो थे वो पूरी दुनिया में थे, और जिस तरह आखिरी उम्र तक उन्होंने जिस तरह अपने आप को रखा, और जिस तरह वो उसके गाने जो है आज की नई नस्ल जो है वो भी सुनते हुए महसूस होती है, उससे हमें खुद भी अच्छा लगता है कि बहुत सारे उनके नगमे हैं, बहुत सारे गाने ऐसे कि सुन के बहुत अच्छा लगता है। बीइंग एक आपकी मुलाकातें बहुत हुई हैं, जिस तरह आपने फरमाया कि आपको स्पेशली उन्होंने कराची से बुलाया, तो एक इंसान के तौर पर उनकी कैसी पर्सनालिटी थी, जब मुलाकात आपकी होती थी किस किस्म की गुफ्तगू होती थी? और वैसे तो जारी बात है हमारे लिए वो ऐसी पर्सनालिटी थी, हम हमारे जैसे लोग तो मिलने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन आपकी मुलाकात हुई तो आप उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो ज्यादातर हम मुर्दा परस्त लोग हैं, किसी के मरने के बाद हमें उसकी अच्छाइयां ज्यादा याद आती हैं। मलका तरन्नुम नूर जहां, जैसे मैंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी थी जिसका हर डिपार्टमेंट इम्प्रेसिव था। मैडम को पता था कि म्यूजिशियन से कैसे बात करनी है, मैडम को पता था जर्नैल से कैसे बात करनी है, मैडम को पता था किसी फॉरनर से कैसे बात करनी है। मलका तरन्नुम नूर जहां की तैयारी के सिलसिले में भी अगर आप देखें ना, तो वो अपनी तैयारी में इस चीज को, वफादारी को कायम रखती थी कि वो एक मुल्क की सुपरस्टार हैं। उनके लिबास, उनकी ज्वेलरी, उनका मेकअप, उनका हेयर स्टाइल एक सुपरस्टार का होता था। और यकीनन ये अपनी वफात तक के दिनों तक जब वो अपने आप को फुल मेंटेन रखती थी, तो इसके अंदर एक अंसर होता था कि वो एक मुल्क की बड़ी गुलकारा, हालांकि वो तो एक खित्ते की और उर्दू और पंजाबी गायकी के हवाले से दुनिया भर में अव्वलीन सिंगरों में से एक हैं। तो मलका तरन्नुम नूर जहां की जात के सारे पहलू बहुत अच्छे थे। एक माँ होने के नाते से आप देख लें कि उन्होंने अपने बच्चों की कैसे ट्रेनिंग की, अपनी बेटियों को किस तरह से ब्याहा, और आगे तक जो है वो उन्हें लेके गई। सिर्फ ये जहन में रखिए कि वो पैदा कहाँ हुई थी और वो कहाँ तक पहुंची। मैं समझता हूँ मलका तरन्नुम नूर जहां एक अहद साज शख्सियत है, ना सिर्फ एक बड़ी गुलकारा बल्कि एक ऐसी इंसान जिसकी स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अच्छा अदील, एक आर्टिस्ट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उसकी गायकी में एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा हो। अब जो एक्सप्रेशन जिसके साथ नूरजहां ने गाया, वैसा एक्सप्रेशन फिर किसी आर्टिस्ट को नसीब नहीं हुआ, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। तो वो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट। शायद इसकी वजह ये थी कि मलका तरन्नुम अदाकारा भी थी और अदाकारी के भी रमूज जानती थी। मैडम ने जिस फील को, जिस एहसास को, अब पंजाबी कुछ गाने हैं जिसमें मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जिसमें हाय का भी कभी एक हीरोइन के मुंह से निकल जाता है लफ्ज, को हाय भी जरा सुनिए क्या फील से मैडम ने कही हुई है। और इसके अलावा जो उन्होंने फैज के कलाम को या फराज के कलाम को टीवी प्रोग्राम तरन्नुम में जो उन्होंने गज़लियात गाई, उसमें फीलिंग, अच्छा फील जो है ये सुर से ऊपर की चीज है, और फील से गाना जो है ये हर एक का नसीब नहीं होता। मैडम नूरजहां फीलिंग के एतबार से सच मायनों में मलका तरन्नुम थी,
कि वो हर गाने को इतना फील करके गाती थी, वो रिज़मिया नगमात को, गमगीन गानों को उसी फील में ले लिया करती थी, वो पंजाबी गानों को उसी अल्लड़ मुटियार और एक ना पढ़ी लिखी गांव की लड़की के लहजे में गा देती थी। और जहां वो गालिब की गजलें पढ़ती थी तो वहां पर वो हर जेर जबर ताश पेश का ख्याल रखती थी। तो मलका तरन्नुम नूर जहां जो है वो मैं नहीं समझता कि वो सिर्फ अपने खानदान की बल्कि हम सब के लिए एक मान और तरान है। और उनकी गायकी, उनकी शख्सियत एक मशाल राह है नौजवानों के लिए कि इंसान अगर अपनी मेहनत से यकीन करे तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है। बहुत शुक्रिया अदील, थैंक यू वेरी मच मेहरबानी आपके टाइम के लिए। नूरजहां को ट्रिब्यूट पेश किया हमने। अभी हमें लेनी एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। जी वेलकम टू द शो आफ्टर द ब्रेक। मोहम्मद मुनीब पेशे के लिहाज से कॉमसैट से इन्होंने इंजीनियरिंग की, टेलीकॉम इंजीनियर हैं, लेकिन काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने कूल किचन के नाम से एक काम शुरू किया है। वो क्या है, हरमीत के साथ वो इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। ओवर टू यू हरमीत। जी बिल्कुल आपने तो फरमाया कि मुनीब पाजी जो है टेलीकॉम इन्होंने ग्रेजुएशन किया है ना पाजी? यस। और फिर अचानक ये तब्दीली कहाँ से है कि यार सोच बदली और आपने कहा नहीं मैंने कहीं ग्रेजुएशन कर ली बट आई डोंट हैव समथिंग कि यार मुझे लाइफ में करना क्या है, क्योंकि मैं होम ट्यूशंस पढ़ रहा था आफ्टर ग्रेजुएशन, लेकिन वो ये था कि पॉकेट मनी निकल रही थी बट देयर नथिंग समथिंग लाइक फॉर द कैरियर। तब एक लोगों से चीज़ें सीखी कि देयर इज समथिंग दैट इज गोल्स, तो आपको गोल सेट करने पड़ते हैं। जब तक गोल सेट नहीं करते हो तो आप इसे जिंदगी में सर्वाइव करते रहते हो। जब मैंने गोल सेट किया कि यार मुझे इंस्पिरेशन बनना है और एक ब्रांड बनना है, जब मैंने ब्रांड बनना है तो माइंड में मेरी चीज़ है यार आई गो फॉर द रेस्टोरेंट, क्योंकि मेरे होम बेस्ड रेसिपी है और सारा कुछ मेरे घर में, वाई नॉट उसको मार्केट में लेके आ जाए। अच्छा, दैट्स व्हाई दिस इज हाउ आई स्टार्ट दिस सेटअप। तो किसी से मशवरा वगैरह किया वालिदैन से कि भाई उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि बच्चे हम तो आपको कहीं और पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, कुछ जाके डाबर शाबर खोलने जा रहे हो? द बेस्ट थिंग इज उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। अच्छा, उन्होंने कहा यार दैट्स रियली गुड समथिंग, तुमने एक स्टेप ले लिया कि तुमने लाइफ में कुछ करना है, हम तुम्हारे साथ है, तुम इसको स्टार्ट करो, हम बैक एंड में तुम्हारे साथ, तुमने कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो ये मेरे लिए बेस्ट पार्ट था कि फैमिली की सपोर्ट थी और तो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट दिस सेटअप। वैसे वीडियो में बड़े लजीज किस्म के खाने जो हैं मुझे नजर आ रहे हैं, 12 बज रहे हैं, मुझे वैसे मुंह में पानी आ गया। आप क्या बनाते हैं स्पेशली कुछ? मैं मतलब जितनी भी मैरिनेशन है वो मैं घर में खुद करता हूँ। मतलब अब सुबह उठ के चिकन वगैरह मेरे वाले साहब हेल्प करते हैं उसको लाने में, जो भी घर में मैरिनेशन होती है वो मैं अपने हाथ से करके फिर जॉब पे जाता हूँ। अच्छा मनीब ये बताएं व्हाई यू नेम इट कूल किचन? इट सीम्स टू बी लाइक कूल और समथिंग, या आपको लगा कि यार मैंने इंजीनियरिंग की है लेकिन मैं बड़ा कूल काम कर रहा हूँ? कि देखिए बीइंग अ एंटरप्रेन्योर आपका एक आइडिया होता है जो क्लिक करता है और उस पर एक एम्पायर खड़ा हो जाता है। जॉब सारे करते हैं, नौकरी सारे करते हैं, डिग्री सारे करते हैं, तो कूल किचन का मकसद क्या था? एक तो चलिए आपने अपना कारोबार करना था, उसके अलावा आपने इसका नाम कूल किचन रखा, इसके पीछे सोच क्या थी? इट्स अ कूल, नॉट कूल, इट्स अ कोल किचन। कोल मीन्स कोयला, और हमारी जो भी स्पेशलिटी है वो कोयले की ही बनती है, इवन कि हम कढ़ाई तक कोयले पे ही बनाते हैं। और इसको स्टार्ट करने का मकसद ये था कि कूल समझ रहे थे, हम इसे कूल समझ रहे थे, अब कोल किचन है। नो इट्स अ कूल इसलिए समझ रहा था लेकिन कूल किचन तो हुआ ही ना। इट्स अ कोल, एक्चुअली इट्स अ कोल किचन। अच्छा सर तो इसको स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम जॉब्स करते। जी हाँ जी जी सोहा कंटिन्यू करें। इसको स्टार्ट करने का मकसद ये था कि हम जॉब्स करते हैं, पहले हमें 4 साल तो जॉब में कैरियर बनाने में लग जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। वाई नॉट के दोनों चीज़ों को साथ साथ लेके चले जाए, ताकि मैं थ्रू बिजनेस मेरे एक सोच थी कि मुझे एक ब्रांड बनना है, वाई नॉट थ्रू बिजनेस एक ब्रांड बना जाए और साथ साथ जॉब भी की जाए, ताकि जॉब में एक हाई रैंक अचीव कर लिया जाए, ताकि एक बंदे को एक माइंडसेट होता है कि ज़िंदगी में कुछ करना है और कोई गोल सेट करना है। थ्रू बीइंग अ गोल मुझे दो चीज़ें करनी थी, एक जॉब में हाई रैंक अचीव करना था और एक ब्रांड बनना था। तो दैट्स व्हाई स्टार्ट द कोल किचन, और अलॉन्ग विद द कोल किचन साथ साथ जॉब भी चल रही थी और जॉब चल भी रही है, ताकि मैं जॉब में भी हाई रैंक अचीव कर सकूं और बेस में भी एक अच्छा ब्रांड बन सकूं। अच्छा यकीनन ये एक आइडिया डिफरेंट है हरमीत। और सर देखिए अगर कोयले से मतलब काफ़ी पसंद किया जाता है खाना ना, अगर आप घर में बनाए तो कोयले की बात दी जाती है तो ज़्यादा उससे टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है, कढ़ाई का टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। रिसेंटली मैंने भी ट्राई किया था। हाँ एक आइडिया बहुत डिफरेंस है। अब फीडबैक क्या आ रहा है मुनीब आपको? ग्रेजुअली आपने जब हमने आपका इंटरव्यू देखा तो आपने कहा कि पहली कमाई 5,000 की थी और पता नहीं
नहीं कस्टमर कहाँ से आ गए, एंड आई वाज सो हैप्पी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जब आप ट्रेंड सेट कर रहे हैं तो किस तरह से लोग आपको फीडबैक दे रहे हैं और इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं आगे आप? बेस्ट पार्ट ये है कि मैंने कस्टमर से फीडबैक के अलावा दुआएं ली हुई हैं, राइट। अच्छा। तो अब मेरे पास जो कस्टमर है वो बाद में G13 से भी आता है, G11 से भी आता है, नेवर इनकरेज से भी आता है, और जो भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव द रिपीटेड कस्टमर। और कस्टमर की फीडबैक बहुत अच्छी है, दे आर रियली सपोर्टिव, दे आर रियली सपोर्टिव। और फीडबैक के साथ मुझे दुआएं देते हैं, तो वो मुझे दुआएं लगे हुए हैं। द थिंग विच आई सेड टू यू, मैं अगर यहाँ बैठा हूँ अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करूँ, जस्ट बिकॉज द कस्टमर्स प्रेयर, द कस्टमर दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह फीडबैक बहुत अच्छा है, सब सपोर्ट कर रहे हैं और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दे रहे हैं, तो जिस वजह से मेरा कस्टमर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेंड होता जा रहा है। या फिर अम्मा ने सिखाया, अम्मा की भी कोई रेसिपी, उनका भी कोई ट्रिक अंदर शामिल है? बिकॉज अगर अम्मा अब्बा सपोर्ट करते हैं ये रेसिपी मैंने वाले साहब से सीखी है। अच्छा, वालिद साहब। तो वालिद साहब से सीखी। वालिद साहब क्या करते हैं आपके? ये बड़ी मजे की बात है, मैं इसी सवाल करूँ कि वालिद साहब क्या करते हैं भाजी, थोड़ा सा बताइएगा। अम्मी जी का हाथ जो है वो बटाते हैं किचन में या कुछ? अच्छा, अब सीन क्या होता है, चटनी और हमारी जो डिप्स हैं, चटनी और इमली आलू बुखारा की चटनी वो मेरी वालदा बनाती हैं, और बाकी साहब मैं वाले साहब उनके साथ मिलके कर रहे होते हैं। मतलब मिलके सारा कुछ चल रहा है। तो कुछ स्टाफ वगैरह भी रखा है आपने पाजी? यस, वी हैव हायरिंग ऑफ 2 पीपल, क्योंकि अब ऐसा होता है मेरे बड़े भाई भी इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं। वो जॉब के बाद उधर आते हैं, जो कि चीज़ें मैनेज वो करते हैं, क्योंकि दैट टाइम मुझे जॉब पे जाना होता है। अच्छा। मेरी नाइट बेस्ड जॉब है और मेरे भाई की डे बेस्ड जॉब है, तो हम इस तरीके से मिलके सब कुछ मैनेज करें अलॉन्ग विद द फैमिली। अच्छा, हम अगर आए, मैं और सोहा और रऊफ साहब, तो स्पेशलिटी क्या है? खाना कौन सा टेस्टी होता है? सबसे चीज ऐसी है जो हम खाएं और कहें वाह वाह, ये फिर आपको दुआएं भी दे, दुआएं मतलब लगे या ना लगे आपके वैसे कस्टमर। मैं आपको ट्राई करवाऊंगा हमारा बीफ, हमारी मलाई बोटी, हमारी फ्राई और राजस्थानी बोटी। अच्छा, यस। अच्छा, व्हाई नॉट लाहौर मुनीब? मतलब अगर आप लाहौर की बात करें तो खाबों के शौकीन लाहौरी तो लाहौर में रहते हैं। हाँ, इस्लामाबाद में खाना अच्छा खाया जाता है, लेकिन इस्लामाबाद को हम एज्यूम करते हैं कि भी जल्दी लोग टाइम से सो जाते हैं, नाइट लाइफ कम, बहुत ज़्यादा कम है, खाने के शौकीन लोग भी कम है। लाहौर में की ऑडियंस को भी टारगेट करने का इरादा है, बिकॉज यहाँ पर अगर आप ये कोयले से खाना बनाकर बेचना शुरू करेंगे तो लोग तो मतलब ये ह्यूज फैन ऑफ यू। लाहौर का कस्टमर मैंने एक डील किया हुआ विद द लास्ट वीक। कस्टमर हमारा रिव्यू दे के आया था और उन्होंने जाना था मरी, लेकिन उन्होंने मरी जाने से पहले हमसे फूड ट्राई किया, फिर हमसे फूड पैक करवा कर मरी लेके गए हैं। इट्स अ रियली गुड पॉइंट फॉर मी कि अल्हम्दुलिल्लाह हैव अ ऑडियंस ऑफ लाहौर एज वेल। अच्छा, हम देखते हैं कि नौजवान जो है वो, इस पर अभी भी गुफ्तगू हो रही थी, जब डिग्री ले लेते हैं, काम नहीं होता, रोज़गार नहीं होता है, जॉब की तलाश में होते हैं, वो नौजवान, वो दोस्त जो अब आपको देख रहे हैं, आपके पास टेलीकॉम इंजीनियरिंग की डिग्री भी है लेकिन साथ साथ आपने अपना काम शुरू किया, तो वो कितने मोटिवेट हो रहे हैं? मोटिवेट तो हो रहे हैं, ऐसी बात है, लेकिन आपको चीज़ें खुद अलाइन और मैनेज करनी पड़ती हैं। लाइक अब मैं बात करूं कि मैं 3 चीज़ें करता हूं। जब मैंने स्टार्ट किया, होम ट्यूशन्स, जॉब और रेस्टोरेंट में क्या करता था, होम ट्यूशन से अपनी डायबिटिक की मेडिसिन और पॉकेट मनी निकालता था, जॉब से अपनी हाउस एक्सपेंस पूरे करता था। डायबिटिक भी हैं? यस, मैं डायबिटिक भी हूं यार पाजी, मतलब ये देखे ना, वैसे अब हमें तैयारी करनी होगी सोहा। हाँ जी, बिल्कुल। तो और बिजनेस से अपना कैरियर बना रहा था, तो जब आपने कुछ लाइफ में सेट करना हो तो चीज़ें आपके लिए खुद ही मैनेज होती, लेकिन ऑल द थिंग इज यू हैव टू थिंक मैनेज, चीज़ें आपको मैनेज करने आनी चाहिए, चीज़ें अलाइन हो जाती हैं। जॉब आपकी मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये नहीं कि जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं करना। हमारी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। की आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनिशिएट करना मुश्किल होता है, रास्ते बनते चले जाते हैं, कारवां चलता चला जाता है, और आपने बहुत अच्छा काम किया है। बेस्ट ऑफ लक, आपका ये कारोबार मजीद बढ़े और आप एक बड़ी सी रेस्टोरेंट लाहौर में भी खोलें। बिल्कुल, दुआएं भी आपके साथ शामिल हैं और इंशाल्लाह ताला हम आएंगे तो ट्राई भी करेंगे। अब हमने तो शो कर लिया, अब आप जाए अगर इस्लामाबाद तो आप मुनीब को ज़रूर करें। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नए टॉपिक, नए इश्यूज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।